तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण थोड़ा लेंथी चैप्टर है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स के अंदर हम जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वर्गीकरण को लेकर उन सभी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्लांट किंगडम को पूरा इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हम एनिमल किंगडम को पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के। चैप्टर का नाम है जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। पहले वैज्ञानिक थे अरस्तु, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो बहुत से एग्जाम से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक को, एरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो सिकंदर का भी गुरु हुआ करता था, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, या फिर जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, और जिसके अंदर इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। उसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेनियरम। तो दोस्तों इनकी बुक का नाम भी ध्यान रखेंगे हम लोग, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने, और हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखी थी अरस्तु ने। और प्लांटेरम के अंदर थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पौधों की प्रजातियों का वर्णन किया है। उसके बाद बात करें, एक और वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, जिनके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने जीवों का 2 वर्गीकरण किया था, 2 भागों में वर्गीकरण करके 2 भागों में जीवों को बांटा था, जिनके अंदर उनके वर्गीकरण में बताया था कि एक पादप होते हैं और एक जंतु होते हैं। और कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति शुरुआत की थी। द्विनाम पद्धति की शुरुआत भी किसने की थी दोस्तों, कैरोलस लीनियस ने। इसलिए कैरोलस लीनियस को या कार्ल लीनियस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी का यानी कि टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण क्या होता है, तो जीवों के लक्षण की समानता एवं असमानता के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जीवों में क्या समानता है, क्या विषमता है उनके अंदर, उनके आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, इसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, इसी को वर्गीकी कहते हैं। इसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। तो इस वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के जनक माने जाते हैं कार्लस लीनियस को, या कार्ल लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों द्विनाम पद्धति। अब इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों पहले, कि विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को अलग अलग बुलाया जाता है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जानवरों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जिसे बहुत परेशानी होती है कि उस जीव का नाम याद रखना। इसलिए वैज्ञानिकों ने कौन सी पद्धति यूज की है, द्विनाम पद्धति। और इस द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, कार्ल लीनियस के द्वारा दी गई थी। और द्विनाम पद्धति में क्या होता है दोस्तों, जो किसी भी जीव का आपको नाम लिखना है तो पहले हम लोग जीनस का नाम लिखेंगे, यानी कि उसके वंश का नाम लिखेंगे, और उसके बाद उसकी स्पीसीज का नाम लिखेंगे, यानी कि उसकी जाति का नाम लिखेंगे। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति में पहले कौन सा नाम लिखा जाता है, गण का, वर्ग का, कुल का या वंश का। तो वंश का नाम पहले लिखा जाता है और बाद में जाति का नाम लिखा जाता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जैसे हम लोग मानव का या फिर मानव का हम लोग वैज्ञानिक नाम याद रखते हैं, होमो सैपियंस। तो मानव का जो वंश है वो कौन सा है, होमो, और सैपियंस उसकी स्पीसीज है। मेंढक का हम लोग याद रखते हैं राना टिग्रीना। तो राना मेंढक का वंश होता है, और टिग्रीना मेंढक की स्पीसीज होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, वर्गीकरण के अंदर हम लोग पहले पढ़ते हैं पंच जगत वाला वर्गीकरण। तो जीवों को 5 वर्गों में बांटना ही पंच जगत का वर्गीकरण कहलाता है, और ये 5 वर्गों में बांटने का काम किया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट विक्टर। तो रॉबर्ट विक्टर ने 1959 के अंदर जीवों को 5 वर्गों के अंदर बांटा था, या 5 जगत के अंदर बांटा था, जिसको हम लोग पंच जगत कहते हैं। और 5 जगत कौन कौन से थे, तो वे थे दोस्तों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 वर्गों के अंदर बांटा था।
और आज की वीडियो में दोस्तों इनको जो है बिल्कुल पूरा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो एनिमेलिया वर्ग है इसको हम लोग जो है अगले पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। इन चारों पार्ट्स को जो है आज के वीडियो में कवर करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था कार्ल वोस। 1977 में कार्ल वोस ने क्या किया था कि जो मोनेरा जगत है इसको और दो उप जगतों के अंदर बांट दिया और दो भागों में बांट दिया। क्या नाम दिया उनका? एक का नाम आर्की बैक्टीरिया दिया और इनका नाम यू बैक्टीरिया दिया। तो किस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर विभाजन करने का काम किया था? कार्ल वोस ने किया था दोस्तों। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे जो एनसीईआरटी का पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों जो एनसीईआरटी का ये चार्ट है जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है जिसको आप लोग अच्छे से देखें, मैं आपको समझा देता हूं कि जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं या यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि जिनकी कोशिका जो है वो पुराने समय की है, यानी कि जो विकसित कोशिका नहीं पाई जाती उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट। यानी कि जिस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है लेकिन केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उस कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोट कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्र जो है सुसंगठित होता है, यानी कि केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसको हम लोग यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। तो जीवधारी जो है कोशिकाओं के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी हम लोग दो पढ़ते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कई बार दोस्तों हम लोग ये गलती करते हैं कि प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय को एक जैसा समझने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट कोशिका और एक कोशिकीय कोशिका जो है बिल्कुल अलग अलग होती है। एक कोशिकीय कोशिका का मतलब होता है वो कोशिका सिर्फ उसके अंदर एक ही है, और प्रोकैरियोट का मतलब होता है उसके अंदर एक कोशिका भी हो सकती है और जो कोशिका होती है उनके अंदर जो है केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अब एक कोशिका के अंदर हम लोग जो है प्रोटिस्टा को लेते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर हम लोग जो है मोनेरा को लेते हैं दोस्तों। मोनेरा जो है प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय होते हैं, और उसके बाद एक कोशिकीय पढ़ते हैं यूकैरियोट कोशिका के अंदर, उसका हम लोग प्रोटिस्टा लेते हैं। और बहु कोशिकीय के अंदर हम लोग क्या क्या रहते हैं? बहु कोशिकीय के अंदर हम एक और विभाजन करते हैं कि बहु कोशिकीय जो है या तो उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी या उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। और जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वो आपको पता है एनिमल होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है? फंजाई में भी पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति वाले जीवों को एक बार और वर्गीकरण के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता वे फंगस में आते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं कोशिका भित्ति वाले उनको हम लोग जो है प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि जीवधारी जो है वो दो कोशिकाओं में लोग बांटते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका वाले और यूकैरियोट कोशिका वाले। प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर हम लोग मोनेरा को लेते हैं। यूकैरियोट में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंदर हम लोग प्रोटिस्टा को लेते हैं, बहुकोशिकीय के अंदर वापस डिवाइजन करते हैं हम लोग। और बहुकोशिकीय हम लोग और पढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति वाले और बिना कोशिका भित्ति वाले। और बिना कोशिका भित्ति वाले हम लोग एनिमेलिया पढ़ते हैं, और कोशिका भित्ति वाले को और डिवाइड करके हम लोग कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादप है और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले फंजाई है। आगे दोस्तों हम लोग इनको डिटेल से पढ़ने का और प्रयास करते हैं। अब वर्गीकरण लिखने के लिए निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता है जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। अब वर्गीकरण पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक एनिमल है, वो एनिमल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके लिए इन पदों का जो है यूज किया जाता है कि सबसे आधारभूत जो पद होता है वर्गीकरण की इकाई यह है स्पीसीज। सबसे आधारभूत जाति होती है, जाति के बाद वंश होता है दोस्तों, वंश के बाद कुल होता है, उसके बाद गण होता है, उसके बाद वर्ग, वर्ग के बाद में दोस्तों फाइलम, और उसके बाद में सबसे बड़ा जगत होता है किंगडम। यानी कि हम जब एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो एनिमल एक प्रकार का किंगडम है। एनिमल किंगडम को जो डिवाइड करेंगे तो अलग अलग फाइलम में डिवाइड करेंगे, फाइलम को और डिवाइड करेंगे तो वो क्लास में डिवाइड होगा, क्लास को और डिवाइड करेंगे तो क्लास के अलग अलग ऑर्डर बनेंगे, ऑर्डर को और डिवाइड करेंगे तो अलग अलग फैमिली बनेगी, और फैमिली को और डिवाइड करेंगे तो अलग अलग वंश यानी कि जीनस बनेंगे, और सबसे जो छोटी इकाई होगी वो क्या बनेगी? स्पीसीज यानी कि जाति बनेगी। यहाँ पे दोस्तों इनको आप लोगों को क्रम याद करना बहुत जरूरी है। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है जो आपको मैं ट्रिक लिखवा देता हूं। इसकी ट्रिक है स्पेशल जैन फैमिली ने ऑर्डर से क्लास की सारी फाइलें किंग को दे दी।
स्पेशल जैन फैमिली ने ऑर्डर से क्लास की सारी फाइलें किंग को दे दी। इसे कैसे? स्पेशल से हम लोग याद करेंगे स्पीसीज, उसके बाद में जीन, उसके बाद में फैमिली, उसके बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्लास, क्लास के बाद में फाइलम, और उसके बाद में बड़ा कौन है? किंगडम। तो ये दोस्तों ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको ट्रिक से याद नहीं करना है तो आप इनको सीधा याद रखें, लेकिन इनको क्रम से याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। अब हम लोग जो है कुछ विभाजन के आधार देख लेते हैं। वर्गीकरण के कुछ आधार लिए गए हैं और उन आधारों को पहले पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार के आधार पर। तो कोशिका के आधार पर जो है हम लोग जंतुओं को दो भागों में पढ़ते हैं। एक प्रोकैरियोट कोशिका होती है और एक यूकैरियोट कोशिका होती है, जिनके बारे में जस्ट मैंने अभी बताया है। वापस बता देता हूं कि जिनके अंदर कोशिकाएं जो है अल्प विकसित होती है और केंद्रक जो है बिना झिल्ली का होता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोट कोशिका कहते हैं। और जिनके अंदर कोशिकाएं विकसित होती हैं और पूर्ण रूप से विकसित केंद्र होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है उसके बाहर जो है वो एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसको हम लोग यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। ये जो है प्रोकैरियोट कोशिका का उदाहरण है, और ये जो इमेज दे रखे हो आप लोग, ये यूकैरियोट कोशिका का उदाहरण है। उसके बाद शरीर की संरचना के आधार पर वापस हम लोग डिवाइड करते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। नाम से पता चल रहा है जिसमें काम करने के लिए एक ही कोशिका होती है, जो सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न करती है, वो एक कोशिकीय जीव होती है। और जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती है जो सभी कार्यों को एकजुट होकर कार्य को संपन्न करवाती है, उसको हम जो है बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर भी हम जो है वर्गीकरण अलग अलग करते हैं। तो भोजन प्राप्त करने के आधार पर एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। और परपोषी को हम लोग जो है दोस्तों विषम पोषी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। परपोषी को हम लोग जो है विषम पोषी भी कहते हैं। आगे दोस्तों अब जो विक्टर का जो पंच जगत या 5 वर्गों वाली जो फैमिली है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे 5 जगतों के अंदर पहला जगत है हमारा मोनेरा। मोनेरा की जो है प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है और एक कोशिकीय जीव होता है। तो मोनेरा प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय होता है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का हो सकता है, और इसकी कोशिका भित्ति उपस्थित हो भी सकती है और उपस्थित नहीं भी हो सकती। यानी कि कुछ कुछ मोनेरा ऐसे होता है जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं, और इनकी कोशिका प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण ध्यान रखें दोस्तों, एनाबीना हो गया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि मोनेरा के उदाहरण हैं। अगला हमारा जो पढ़ते हैं हम दूसरा जगत है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा होता तो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसकी कोशिका जो है वो एक सुसंगठित कोशिका होती है, यानी कि यूकैरियोट कोशिका होती है। मोनेरा की कोशिका एक कोशिका भी होती है और वो प्रोकैरियोट कोशिका होती है। प्रोटिस्टा भी जो है वो सब स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का हो सकता है, और इनको एक स्थान के दूसरी स्थान तक गमन के लिए इनके अंदर जो है सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। यानी कि जो है ये बालों जैसी संरचना होती है, इनको हम लोग सीलिया या फिर फ्लैजिला कहते हैं। कूटपाद की संरचना, कूटपाद जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है। तो गमन के लिए प्रोटिस्टा के अंदर कैसी संरचनाएं पाई जाती है? तो सीलिया वाली, फ्लैजिला वाली, कूटपाद जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और प्रोटिस्टा के उदाहरण की बात करें, उदाहरण है शैवाल, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सारे जो है प्रोटिस्टा के उदाहरण है। अमीबा हो गया, युग्लिना, पैरामीशियम, डायटम, शैवाल, ये सारे जो है जीव प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण हैं। अब हमारा तीसरा जगत है, उसका नाम है फंजाई, जिसको हिंदी में हम लोग कवक बोलते हैं। एक दोस्तों पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग कि कवकों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो आपको कभी क्वेश्चन में पूछ ले, हालांकि हम लोग जो बाद में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब आपको ये पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं कि जो कवकों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो है वो यूकैरियोट कोशिका होती है, विषमपोषी कोशिका होती है और बहुकोशिकीय होते हैं। तो कवक बहुकोशिकीय यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं सुसंगठित केंद्रक वाली होती है, यानी कि यूकैरियोट कोशिकाएं होती है, और ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। ब्रैकेट में लिख रखा है दोस्तों यीस्ट को छोड़ के। तो यीस्ट क्या करता है?
यीस्ट जो है ये बहुकोशिकीय नहीं होता। यीस्ट एकमात्र ऐसा शैवाल है, एकमात्र ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय होता है और ये अवायवीय श्वसन करता है। और आपने देखा होगा यीस्ट जो अवायवीय श्वसन करता है, इसी यीस्ट के अवायवीय श्वसन से जो हम लोग क्या बनाते हैं, शराब बनाई जाती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये भोजन के लिए जो है अधिकांश सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको मृत जीवी भी कहा जाता है। और कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जो है कवक को हम लोग परजीवी भी कहते हैं। तो कवक परजीवी भी होता है और मृत जीवी भी होता है। और मृत जीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर यानी कि मृत पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग मृत जीवी कहते हैं। और परजीवी उन्हें कहते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी कहते हैं। कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर रखते हैं। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है और कवक रहने का स्थान प्रदान करते हैं। ये जीव लाइकेन कहलाते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सहजीवी संबंध क्या होता है? सहजीवी का मतलब साथ जीना या फिर साथ मरना। सहजीवन का मतलब होता है साथ जीना, मतलब ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा जीव जो ये दोनों जीव जब साथ होंगे तभी जीवित रह पाएंगे। अगर इनको अलग कर दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसे संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। और सहजीवी संबंध किसका होता है? शैवाल और कवक का होता है। कवक जो है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है। और कवक आपको पता है कवक के ऊपर कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन कवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई भी अंग ऐसा नहीं होता। तो शैवाल जो है वो क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और कवक को देता है। और कवक जो है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। और इस प्रकार दोनों जो है एक साथ रहते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। और इन पूरे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों को साथ में हम लोग लाइकेन कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार देखते हो ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये कवक है, और उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये जो है किसकी सेल है? एल्गी की सेल है। और ये एल्गी जो है वो क्या करती है? ये फोटोसिंथेसिस करती है और फंगस से है वो जो है वो आवास उपलब्ध करवाती है, रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाती है एल्गी को। और इस प्रकार की सेल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लाइकेन कहते हैं दोस्तों। यीस्ट के फंजाई या कवक के उदाहरण देख लेते हैं। तो पेनिसिलियम, स्पेरेजिलस, यीस्ट, मशरूम, ये सारे जो है वो फंगस के उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों प्लांट। अब दोस्तों पहले हमने जो है तीनों के बारे में पढ़ लिया है। हमने जो मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया, और हमने जो है कवक यानी कि फंगस के बारे में या फंगाई के बारे में भी पढ़ लिया। मोनेरा की जो है प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है, इन सब की यूकैरियोट कोशिकाएं होती है। मोनेरा की जो है एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कवक जो है वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ये भी स्वपोषी या परपोषी दोनों होते हैं, लेकिन कवक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परपोषी होता है। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। अब दोस्तों हम लोग पादप जगत के बारे में बात करते हैं। पादप जगत का जो मुख्य लक्षण है वो है प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जो है पौधों की एक विशिष्ट बात होती है। पौधों की जो कोशिकाएं होती है बहुकोशिकाएं होती है और यूकैरियोट कोशिकाएं होती है, सुसंगठित केंद्रक वाली कोशिकाएं, और बहुत से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए बहुकोशिकीय कहते हैं। और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए हम इनको जो है स्वपोषी कहते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है दोस्तों। अब पादप जगत के बारे में भी जो एनसीईआरटी का जो चार्ट दे रखा है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद जो है इनको हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पादप जगत के जो है हम लोग दो प्रकार से डिवीजन करते हैं कि एक पादप जगत ऐसा होता है जिसके हम जो है जिसके शरीर के अंगों को हम जो है अलग अलग विभेदित नहीं कर सकते। यानी कि हम प्लांट देख सकते हैं, लेकिन प्लांट के जो शरीर है उसमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो शरीर जो है बिना विभेदन का होता है। और एक ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर हम जो है जड़, तना और पत्तियों को विभेदित कर सकते हैं। तो थैलोफाइटा ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर जो है शरीर के सभी अंगों को हम लोग अलग अलग विभेदित नहीं कर सकते। और विभेदित करने के बाद हम लोग एक बार और इनके अंदर डिवीजन यानी कि
इनको और अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिनके अंदर एक के अंदर तो संवहन ऊतक पाए जाते हैं और एक के अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं? तो संवहन ऊतक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम। पौधों के अंदर दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये जो जमीन से जड़ें जो है वो खनिज और जल का अवशोषण करके पौधे की अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है। इन सारे काम को कौन करता है? जाइलम करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पत्तियां अपना भोजन बनाती है, उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ये संवहन ऊतक होते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जिनके संवहन ऊतक नहीं होता और कुछ में संवहन ऊतक होता है। और संवहन ऊतक नहीं होता उसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा को। और संवहन ऊतक होता है उसके बाद हम लोग और पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, एक हम पढ़ते हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो बीज किस में नहीं पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। और बीज किस में पाए जाते हैं? वो जिनको हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। इन तीनों को दोस्तों हम लोग क्रिप्टोगेमी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बीज बनाने के आधार पर हम इनको दो भागों में पढ़ते हैं, एक दोस्तों क्रिप्टोगेमी होते हैं और एक फेनेरोगेमी होते हैं। क्रिप्टोगेमी जो बीज नहीं बनाते, और इसके अंदर हम लोग थैलोफाइटा भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं, इनके अंदर जो हम लोग टेरिडोफाइटा भी पढ़ते हैं। इन तीनों को हम लोग जो है क्रिप्टोगेमी के में पढ़ते हैं। फेनेरोगेमी को हम वापस एक बार और डिवाइड करते हैं, किसके अंदर? एक हम लोग जिम्नोस्पर्म करते हैं और एक हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म उनको कहा जाता है जिनके अंदर बीज जो है वो नग्न बीज होते हैं, यानी कि फल के अंदर बीज नहीं होते। और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके जो है बीज फलों के अंदर होते हैं। और एंजियोस्पर्म को वापस फलों के अंदर बीज वालों को और दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग करते हैं जिसका बीज पत्र जो है एक बीज पत्र होता है, एक वो होता है जिसके अंदर दो बीज पत्र पाए जाते हैं, यानी कि मोनोकोट और डाइकोट। और एक बीज पत्र वाले, जैसे आपने गेहूं मक्का का देखा होगा, वो एक बीज पत्री होते हैं। और आपने चना देखा होगा, मूंगफली देखी होगी, ये सब जो है वो द्विबीज पत्री होते हैं। इन सभी को दोस्तों आगे हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी वे होते हैं जो जिनके अंदर फल या फूल नहीं पाए जाते हैं और जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्रिप्टोगेमी कहते हैं। तो जिनके अंदर फूल या फल नहीं पाए जाते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमी कहते हैं। और क्रिप्टोगेमी के अंदर हम लोग तीन प्रकार के प्लांट्स पढ़ते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पहले इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्रिप्टोगेमी के बाद हम किसको पढ़ेंगे? फेनेरोगेमी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने सबसे पहले देखा था कि इसका जो शरीर जो विभेदित नहीं होता। विभेदित नहीं होने का मतलब है कि शरीर जड़ तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता। इनकी जड़ और पत्तियों को आप लोग अलग नहीं कर सकते। सामान्यतः ये जो है ये शैवाल होते हैं, ये एल्गी होते हैं और इनके पास कोई भी संवहन ऊतक नहीं होता, ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। इनके जो है किसी प्रकार का संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा के पास संवहन ऊतक पाए जाते हैं। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के पास कोई भी संवहन ऊतक नहीं होता। जनन की बात करें तो दोस्तों तीनों के अंदर बीज नहीं होते। तीनों के अंदर जो जनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है दोस्तों, स्पोर्स के द्वारा होता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तीनों के अंदर जनन जो है वो बीजाणु के द्वारा होता है। और इसके एग्जाम्पल देख लो, अल्वा, स्पाइरोगोरा, क्लेडोफोरा और यूलेथ्रिक्स, ये सब जो है वो थैलोफाइटा के उदाहरण है। अगला हमारा है दोस्तों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सरलतम पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, इनमें संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होते, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जनन इनके अंदर भी हमने बताया कि जो तीनों हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन तीनों में ही जनन जो है वो स्पोर्स के द्वारा यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये पॉइंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट का कि भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है। एम्फीबिया उन्हें कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों में निवास कर सके, उनको एम्फीबिया कहते हैं। और पादपों का एम्फीबिया किस प्लांट को कहा जाता है? ब्रायोफाइट को कहा जाता है। और उदाहरण आप लोग ब्रायोफाइटा में याद रखेंगे, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सारे जो है वो ब्रायोफाइट के उदाहरण हैं। और तीसरा हमारा जो प्लांट है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का जो शरीर है वो तना, जड़ और पत्तियों में विभक्त होता है, यानी कि इनको आप अलग अलग बांट सकते हो। इनके अंदर जो है संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं। ये बहुकोशिक होते हैं, प्लांट तो सारे ही जो है बहुकोशिक होते हैं दोस्तों।
और इनमें भी जनन जो है वो कैसा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और टेरिडोफाइटा के उदाहरण आप लोग देख सकते हैं मार्सिलिया, फर्न और हॉट सेल। मार्सिलिया, फर्न और हॉट सेल। तो आप एक बार इनको वापस थोड़ा सा ब्रीफ में समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनमें जो है शरीर विभेदित नहीं होता, इनमें शरीर जो है जड़ तना में विभेदित होता है और इनमें भी विभेदित होता है। सावनोतक नहीं पाए जाते हैं, इसमें भी सावनोतक नहीं पाए जाते हैं, इसमें जो है सावनोतक पाए जाते हैं। जनन इसमें भी बीजाणु के द्वारा होता है, इसमें भी बीजाणु के द्वारा होता है, और इन तीनों में भी जो है जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा। उदाहरण आप लोगों को बता दी दोस्तों, थैलोफाइटा के उदाहरण कौन कौन से हैं, स्पाइरोगोरा और अल्वा जैसे थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। मार्केंसिया हो गया, फ्यूनेरिया और इक्सिया, ये जो है ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। और टेरिडोफाइटा के उदाहरण हमने पढ़ लिए, मार्सिलिया हो गया, फर्न, हॉट सेल, ये जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रिप्टोगेमी के बाद फेनरोगेमी में, जिनके अंदर फूल और फल पाए जाते हैं। फूल या फल जननांग स्पष्ट दिखाई देते हैं, और फेनरोगेमी को वापस दो भागों में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है दोस्तों नग्न, यानी कि नंगा, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज जो है नंगे होते हैं, यानी कि किसी से ढके हुए नहीं होते, उन्हें हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ऐसे बीज जो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, तो ऐसे बीज जो फलों के अंदर होते हैं ढके हुए, उन्हें हम लोग आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म कहते हैं। बाकी वालों को हम लोग अनावर्त बीजी कहते हैं। ये दोस्तों इमेज देख सकते हो आप लोग, ये जो है जिम्नोस्पर्म का है, ये एंजियोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, ये बहुवर्षीय और सदाबहार काष्ठीय पौधे होते हैं, बहुत से वर्षों तक जिंदा रहने वाले। सदाबहार वनों के बाद जो पौधे होते हैं, मतलब बहुत समय तक जिंदा रहते हैं। और काष्ठीय यानी कि लकड़ी वाले पौधे होते हैं। इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। बाकी वाले देखो टेरिडोफाइटा के बाद सभी पौधों के अंदर, यानी कि ब्रायोफाइटा से लेकर सभी पौधों के अंदर जो शरीर जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभक्त होता है। सावनत्व जो है इनके अंदर उपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके बीज नग्न होता है, यानी कि बीज जो है फल भित्ति द्वारा ढके हुए नहीं होते। और इनके उदाहरण लिखे हुए दोस्तों पाइनस और साइकस। पाइनस और साइकस जो है वो पौधे किसके उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण है दोस्तों। और अगला हमारा जो लास्ट है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्म का मतलब होता है बीज। बीज जो है वो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, जो बीज जो है फलों के अंदर होते हैं। और जो फूल होता है पौधों का, वो बाद में जो है वो फल में बदल जाता है, यानी कि फूलों वाले पौधे होते हैं और फूल जो है अंतिम में जो है किस में बदल जाता है, फलों के अंदर बन जाता है। और एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्री जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बीज पत्र होता है, जो आप इमेज से देख सकते हो, और एक होता है द्विबीज पत्री जिनके अंदर शरीर जो है वो दो बीज पत्रों में होता है, इनको हम द्विबीज पत्री कहते हैं। भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसी संरचनाएं होती है, पत्तियों जैसी, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। और बीज पत्री के आधार पर एंजियोस्पर्म दो भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्री मोनोकॉट और द्विबीज पत्री डाइकॉट। और पूर्ण सहवन उत्तक जो है उपस्थित होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है पूर्णतः विकसित रूप में प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों आप एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री के उदाहरण भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक बीज पत्री में आप लोग किन किन को याद रखेंगे, आप गेहूं को याद रख सकते हो, आप मक्का को याद रख सकते हो दोस्तों, आप जो है चावल को याद रख सकते हो। ये सारे के सारे एक बीज पत्री पौधे होते हैं। और द्विबीज पत्री में आप लोग किसको याद रखोगे, आप मूंगफली को याद रखते हैं, आप जो है बादाम को याद रख सकते हैं दोस्तों, और आप लोग जो है वो मटर को याद रख सकते हैं। ये सारे चना हो गया, ये सभी जो है वो द्विबीजपत्री, जिसके जो पौधा होता है, जिसका जो बीज होता है वो दो बीज पत्रों में विभाजित होता है। यहाँ पर दोस्तों हम हमारे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने नहीं पढ़ा है
तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो है पंच जगत जो प्रणाली जो रॉबर्ट विक्टर ने दी थी वर्गीकरण की, जिसके अंदर जो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, इन 4 वर्गों को पूरा डिटेल से एकदम अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया था। और उसके बाद आज हम लोग जो है एनिमल किंगडम को, यानी कि एनिमल जो वर्ग है उसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम दोस्तों जो वर्गीकरण करते हैं एनिमल्स का, उन वर्गीकरण का क्या क्या आधार लेते हैं, किन किन आधारों पर हम उनका जो जीवों का जो है वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण के आधार के लिए सबसे पहला हम लेते हैं संगठन के स्तर के आधार पर, यानी कि किस स्तर के या किस प्रकार से वो संगठित हुआ है, किस प्रकार से वो जीव बना है। तो संगठन के स्तर के आधार पर पहला हम लिखते हैं कोशिकीय स्तर का। कोशिकीय स्तर जीव कौन से होते हैं? तो इस स्तर पर जीव की कोशिका कार्य को संपन्न करती है, यानी कि एक ही कोशिका जो है जीव के संपूर्ण कार्य को संपन्न करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय स्तर का। यानी एक ही कोशिका हो सकती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो है उस कार्य को संपन्न करवाती है, जब कोशिकीय स्तर का संगठन कहलाता है। जब कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। तो कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती है, तब उस जीव का संगठन का स्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऊतक स्तर का हो जाएगा। अंग स्तर के संगठन की बात कब करते हैं? जब ऊतक संगठित होकर क्या बनाते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं, जो एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। उस जीव के अंदर हम जो संगठन का स्तर पढ़ते हैं, हम अंग स्तर का पढ़ते हैं। और उससे भी एडवांस है अंग तंत्र का स्तर, यानी कि बहुत सारे अंग मिलकर जैसे कार्य एक ही कार्य को कंप्लीट करते हैं, उसको हम लोग स्तर को कहते हैं अंग तंत्र का स्तर। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, हम जो हमारा श्वसन तंत्र पढ़ने हैं, तो श्वसन तंत्र जो काम कंप्लीट होता है उसमें कई सारे अंग, जैसे श्वसन नलिका हो गई, नाक है, मुंह है और फेफड़े है, बहुत सारे अंग जो है मिलके एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो वो स्तर कौन सा होता है? अंग तंत्र का स्तर होता है। तो संगठन के स्तर पर हम कोशिका का स्तर पढ़ते हैं, ऊतक स्तर, ऊतक से एडवांस जो है अंग स्तर होता है, अंगों से सबसे एडवांस जो स्तर होता है वो कौन सा होता है? वो अंग तंत्र स्तर होता है। अब दूसरा हम लोग जो है वर्गीकरण का आधार लेते हैं सम्मिति। सम्मिति आपने जो है रीजनिंग में कभी ना कहीं भी पढ़ी होगी, और नहीं तो सम्मिति में बता दूंगा। सम्मिति के आधार पर हम जो है जीवों को 3 भागों में पढ़ते हैं। एक वे जीव होते हैं जो असममित होते हैं, एक वे होते हैं जिनके अंदर अरीय सम्मिति पाई जाती है, और एक ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। यानी कि एसिमेट्रिकल जीव पढ़ते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल जीव पढ़ते हैं, और हम लोग जो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल जीव पढ़ते हैं। ये सब होते क्या है दोस्तों, इस इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं असम्मिति क्या होती है। यानी कि किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन जीवों को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। यानी कि जो ये जीव आपको दिख रहा है, इसके अंदर से आप कोई सी भी लाइन खींचो, एक भी लाइन इन 2 भागों को जो है बराबर भागों में अलग नहीं कर सकती। ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं असममित जीव, जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। अरीय सम्मिति, जिसको इंग्लिश में हम जो है रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ये क्या होता है? किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती। अब ये किसी भी केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा खींच लो, अगर किसी जीव को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, तो उसके अंदर कौन सी समिति पाई जाती है? अरीय समिति पाई जाती है। जैसे आप यहाँ से लाइन खींचोगे तो भी 2 बराबर भागों में अलग हो जाएगा। अगर आप यहाँ से लाइन खींच रहे हो तो भी 2 बराबर भागों में। कहीं से भी आप इसके अंदर से जो है कोई भी अक्ष खींच लो, जो जीव है वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी समिति को हम क्या कहते हैं? अरीय समिति कहते हैं। और तीसरा हमारा द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित में कहते हैं कि जब केवल एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को 2 समरूप भागों में जो है बांटा जा सकता है, उसको कहते हैं बाइलेटरल या द्विपार्श्व सम्मित। यानी कि सिर्फ एक ही ऐसी रेखा खींच सकते हैं जो शरीर को 2 भागों में बांटे, उसके बाद ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींच सकते जो शरीर को 2 बराबर भागों में बांट दे। उदाहरण के लिए देखें तो अपने मनुष्य का शरीर, जैसे ही हम लोग जो है इस प्रकार की एक समिति खींचते हैं तो शरीर 2 भागों में बंट जाता है। लेकिन जब आप यहाँ से एक रेखा खींचते हो तो शरीर जो है 2 भागों में नहीं बंटता। फिर आप कहीं से भी लाइन खींच दो, शरीर जो है 2 भागों में नहीं बटेगा। 2 भागों में कहने का मतलब है कि 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों द्विपार्श्व सम्मित। तो दोस्तों इन नामों को आप थोड़े से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये नाम बार बार रिपीट होंगे।
हम जितने भी फाइलम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के, उन फाइलम के अंदर ये आएगा कि ये द्विपार्श्व सममित है, ये असममित है, या ये रेडियल अरीय सममिति वाला है। तो अब ये नाम जो है बार बार जो है एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से समझें कि सममिति के आधार पर जीव 3 प्रकार के पाए जाते हैं। असममित वे होते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती, किसी भी लाइन को खींचने पर वे 2 बराबर भागों में अलग अलग नहीं होते। और अरीय सममिति वो होते हैं कि आप कहीं पर भी केंद्र से जाने वाली किसी भी अक्ष को खींच लो, जीव 2 बराबर भागों में बंट जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अरीय सममिति वाले। और एक होता है हमारा द्विपार्श्व सममित, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अक्ष खींच सकते हो जिससे जो है हमारा जीव 2 बराबर भागों में विभाजित हो सकता है। बाकी आप कहीं से भी अक्ष खींचो, जो हमारा जीव है 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। ऐसी सममिति को हम कहते हैं द्विपार्श्व सममित। आई होप दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका सममिति वाला। तीसरा हमारा जो वर्गीकरण का आधार है वो कोरिक है। द्विकोरिक और त्रिकोरिक प्रकार के जीव होते हैं। द्विकोरिक और त्रिकोरिक क्या होते हैं, तो यहां से समझो दोस्तों कि वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में 2 भ्रूणीय स्तर होते हैं। भ्रूणीय स्तर क्या होते हैं, जब भ्रूण जब पैदा होता है जब दोस्तों, या भ्रूण जब विकसित होता है, तो उसके ऊपर जो है 3 लेयरें पाई जाती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसको हम लोग एंडोडर्म कहते हैं, बीच की लेयर जो होती है उसको हम लोग मीजोडर्म कहते हैं, और सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम दोस्तों एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसे जीव जिनका जो विकसित भ्रूण होता है उनके अंदर मीजोडर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता है, उनको हम लोग कहते हैं द्विकोरिक जीव। यानी कि सिर्फ उनके अंदर जो कितनी कोर पाई जाती है, 2 कोर पाई जाती है। तो द्विकोरिक जीव यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही पाई जाती है। और ऐसे जीव जिनके भ्रूण के अंदर त्रिस्तरीय भ्रूण होता है, यानी कि 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 लेयर्स पाई जाती है, यानी कि एंडोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है और एक्टोडर्म भी होती है। जब ये तीनों ही पाई जाती है, उस भ्रूण को या फिर उस जीव को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोरिक जीव कहेंगे। तो दोस्तों बार बार ये नाम आएंगे कि द्विकोरिक जीव है, ये त्रिकोरिक जीव है, ये अरीय सममिति वाला जीव है, और ये इनका संगठन का स्तर जो है वो कोशिकीय स्तर का या ऊतक स्तर का। तो इन तीनों पॉइंट्स को जो है आप अच्छे से जो है समझने का प्रयास करें। चौथा जो हमारा पॉइंट है जो वर्गीकरण का आधार है वो है सीलोम। सीलोम यानी कि प्रगुहा। प्रगुहा होती क्या है, शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में जो गुहा पाई जाती है, जो खाली स्थान पाया जाता है शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रगुहा कहते हैं। इस प्रगुहा की स्थिति के आधार पर भी हम लोग जीवों को 3 भागों में बांटते हैं। एक जीव वे होते हैं जो प्रगुही प्राणी, यानी कि जिनके अंदर सीलोम पाया जाता है, जिनके अंदर प्रगुहा पाई जाती है, उनको हम लोग कहते हैं प्रगुही प्राणी। एक वे होते हैं जिनके अंदर कूट प्रगुहा पाई जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं कूट गुहिक प्राणी। और एक वे जीव होते हैं जिनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती, उन्हें हम कहते हैं गुहिक प्राणी। अच्छे से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों प्रगुही प्राणी, कूट गुहिक प्राणी और अगुह्य प्राणियों को। तो प्रगुही प्राणी क्या होते हैं, तो मीजोडर्म से आच्छादित शरीर की देह गुहा को, जिसमें जो है देह गुहा पाई जाती है, उन जीवों को हम जो है प्रगुही प्राणी कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये बाहर की जो एक्टोडर्म है और ये अंदर की जो है क्या है, ये जो बीच में ब्लैक वाली दिख रही है आपको, ये जो है एंडोडर्म है। और ये जो जिसमें ये रेड कलर की दिख रही है ना, ये दोस्तों हमारी मीजोडर्म है, जिसमें मीजोडर्म से ढकी हुई ये देह गुहा पाई जाती है जो वाइट वाइट है, इनको जो है हम लोग कहते हैं प्रगुह्य प्राणी। तो प्रगुह्य प्राणियों को समझे दोस्तों कि मीजोडर्म से आच्छादित जिनके अंदर देह गुहा पाई जाती है, उन प्राणियों को हम लोग प्रगुही प्राणी कहते हैं। दूसरा है कूटगुही प्राणी। तो कुछ प्राणियों में ये गुहा जो है वो मीजोडर्म से आच्छादित न होकर बल्कि मीजोडर्म और एक्टोडर्म के बीच एंडोडर्म के बीच जो है बिखरी हुई रहती है। ये एंडोडर्म है दोस्तों ब्लैक वाला, ये एक्टोडर्म है और ये जो है मीजोडर्म है। तो ये जो है बिखरी हुई रहती है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच भी पाई जाती है, मीजोडर्म के बीच भी पाई जाती है। जब मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीनों के बीच में जब देह गुहा बिखरी हुई पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कूटगुह्य प्राणी। और अगला जो होता है हमारा अगुह्य प्राणी, जिसको आप इस इमेज से समझ सकते हो कि जो रेड वाला है वो मीजोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और ये जो दोस्तों अंदर वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है वो एंडोडर्म है। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई खाली जगह नहीं है, यानी किसी प्रकार की कोई गुहा, देह गुहा नहीं पाई जाती। तो ऐसे प्राणियों को हम लोग कहेंगे अगुह्य प्राणी। एक बार और समझाने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि आपका जो ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। ये पॉइंट जो ये शब्द बार बार आएंगे दोस्तों, और इनको बार बार एक्सप्लेन करना और उस वीडियो को जो है थोड़ा लेंदी बना देगा। तो ये बार बार एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे, इन शब्दों को ही बार बार बोला जाएगा। तो प्रगुही प्राणी वे होते हैं जिनके अंदर जो
देह गुहा होती है वो मीजोडर्म से आच्छादित होती है, यानी कि चारों तरफ मीजोडर्म से घिरी हुई होती है। उन्हें हम कहते हैं प्रगुह्य प्राणी। कूटगुह्य प्राणी वे होते हैं जिनके अंदर देह गुहा जो है वो मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन तीनों के बीच में बिखरी हुई रहती है। उन जीवों को हम लोग कूटगुह्य प्राणी कहते हैं। और जिनमें देह गुहा पाई ही नहीं जाती उनको हम जो है अगुह्य प्राणी कहते हैं। अब चौथा हमारा जो वर्गीकरण का आधार है वो है पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। पृष्ठरज्जु और नोटोकॉर्ड क्या होती है, इसको आप एक तरीके से ये समझ लें कि रीढ़ की हड्डी। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है पृष्ठरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कुछ जानवरों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं, यानी कि कशेरुकी कहते हैं। और जिनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती उन्हें हमें नॉन कॉर्डेट या अकशेरुकी जीव कहते हैं। तो पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को कशेरुकी और पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट या अकशेरुकी कहेंगे। और पृष्ठरज्जु क्या होती है, तो यहाँ से देख लो कि नोटोकॉर्ड छड़ की तरह जो है लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग में पाई जाती है, यानी कि पीछे के भाग में पाई जाती है। और यह तंत्रिका ऊतक और आहार नाल को अलग करती है। अब दोस्तों हमने वर्गीकरण के सारे आधार पढ़ लिए, संगठन के स्तर पढ़ लिए, जिसके अंदर कोशिकीय, ऊतक, अंग और अंग तंत्र का संगठन पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने जो है समिति के आधार पर रेडियल, एसिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल पढ़े थे। बाद में दोस्तों हमने द्विकोरिक और त्रिकोरिक भ्रूणीय स्तरों के बारे में भी हमने पढ़ा। और उसके बाद दोस्तों हमने गुहा के आधार पर पढ़ा, यानी कि सीलोम, जिनके अंदर जो है प्रगुह्य प्राणी, अगुह्य प्राणी और कूटगुह्य प्राणियों के बारे में पढ़ा। दोस्तों अगर आपको इससे पीछे वाले जो हमने जितने भी ये पढ़े हैं वर्गीकरण के आधार समझने में दिक्कत हुई, आपको थोड़ा सा इनको एक बार और देख सकते हैं, ताकि आगे के जितने भी हम लोग फाइलम पढ़ रहे हैं वो जो है हमारे लिए ईजी हो जाए। अब दोस्तों हम जो एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को दोस्तों पता है कि हम जो है वर्गीकरण की जो है किंगडम जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। और इकाइयों के बारे में हमने पढ़ा था कि दोस्तों कल हमने पढ़ा कि सबसे छोटी इकाई जो है वो स्पीसीज होती है। स्पीसीज के बाद में दोस्तों जीन्स होती है, यानी कि कुल होता है। कुल के बाद में जो है सब वंश होता है, सॉरी वंश के बाद में जो है कुल होता है, यानी कि फैमिली होती है। फैमिली से बड़ी इकाई जो होती है उसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर से बड़ी इकाई दोस्तों क्लास होती है। और क्लास के बाद में जो है वो फाइलम होता है। और फाइलम के बाद जो है वो किंगडम होता है। इसकी ट्रिक भी दोस्तों मैंने बताई थी, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो स्पीसीज, उसके बाद में होता है वंश, वंश यानी फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। यानी कि एनिमल किंगडम है वो बहुत अलग अलग फाइलम में बटा हुआ है। और आज हम जो है इन एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम को जो है वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से फाइलम पढ़ेंगे दोस्तों, तो बता देता हूँ मैं। अपन पोरिफेरा पढ़ेंगे, सिलेंड्रेटा पढ़ेंगे, एस्के एल्मंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इन फाइलम को पढ़ेंगे जो एनिमल किंगडम के ही फाइलम हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पहले फाइलम से, जिसका नाम है पोरिफेरा। पोरिफेरा में जो है कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। तो ये दोस्तों मैंने बताया था कि बार बार शब्द आएंगे कि संगठन कैसा होता है। तो हम संगठन के आधार पर 4 प्रकार से पढ़े थे कि कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, ऊतक स्तर का, अंग स्तर का और अंग तंत्र स्तर का। ये अचल जंतु होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। इनका पूरा शरीर जो है वो छिद्र युक्त होता है, यानी कि शरीर के ऊपर जो है वो छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य स्तर पर स्पंजी तंतुओं का बना होता है। जो बाहरी स्तर है वो स्पंजी तंतुओं का बना होता है। और इसके उदाहरण आप लोग याद रख सकते हैं, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला आदि। तो साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइलम से हैं वो इसके एक तो प्रॉपर्टीज, इनके गुण हैं, और एक है इनके दोस्तों एग्जाम्पल। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पोरिफेरा जीव का उदाहरण नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला पोरिफेरा फाइलम के उदाहरण हैं। अगला जो हमारा फाइलम है उसका नाम है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा फाइलम जो है इसका स्तर जो है ऊतकी स्तर का होता है। तो सिलेंड्रेटा फाइलम का जो संगठन है वो कैसा होता है, ऊतक स्तर का। ये अहगुह्य प्राणी होते हैं, यानी कि इनके अंदर शरीर के अंदर जो है देह गुहा नहीं पाई जाती। इनके अंदर अरीय समिति पाई जाती है। और हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश इसके उदाहरण हैं। तो फाइलम जो है सिलेंड्रेटा है उसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सी एनिमोन, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सारे जो है इसके उदाहरण हैं। और इनके अंदर जो है अरीय समिति पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इनके शरीर के अंदर कोई गुहा
या देहगुहा नहीं पाई जाती। अगला है दोस्तों हमारा तीसरा फाइलम जिसका नाम है एस्के हेलमिंथीज, और एस्के हेलमिंथीज को हम जो है नीमेटोड्स या नीमेटोडा कहते हैं। इसके क्या है, शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर हो सकता है, शरीर जो है बहुत सूक्ष्म हो सकता है और थोड़ा लंबा, कई सेंटीमीटर तक भी लंबा हो सकता है। इनका जो भ्रूण होता है वो त्रिकोरिक होता है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना हुआ होता है भ्रूण, तो ये त्रिकोरिक होता है। द्विपार्श्व सममिति इनमें पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, यानी कि अंदर के अंदर जो दो गुहा होती है वो कौन सी होती है, वो कूट सिलोम उपस्थित होता है, यानी कि जो देह गुहा होती है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के अंदर बिखरी हुई होती है। और ये सामान्यतः परजीवी होती है, यानी कि दूसरे जीवों के ऊपर अपना वास करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जनरली जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी जो है बहुत सारे एस्कल नीमेटोड्स जो है हमारे पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो गोलकृमि और पिनकृमि, ये जो है प्रमुख एस्के हेलमिंथीज या नीमेटोड्स है। अगला हमारा जो फाइलम है जिसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा के बारे में बात करें, एनेलिडा भी जो है द्विपार्श्व सममित होती है, यानी कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही ऐसी लाइन खींच सकते हैं जो इनको दो भागों में काटे, बाकी हम लोग नहीं खींच सकते। त्रिकोरिक होते हैं, त्रिकोरिक यानी कि इनके अंदर भ्रूण की तीनों लेयर्स पाई जाती है। नम भूमि, जल व समुद्रों में पाए जाते हैं। ये जीव जो है वो जहाँ पे नमी की मात्रा होगी वहाँ पर जल के अंदर या समुद्रों में पाए जाते हैं। वास्तविक देह गुहा वाले जीव होते हैं, इनके अंदर जो है वास्तविक यानी कि प्रगुही जीव होते हैं, इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। उभयलिंगी, लैंगिक या स्वतंत्र होते हैं। उभयलिंगी यानी कि इन जीवों के अंदर जो है मादा और नर दोनों ही एक जीव में भी हो सकते हैं, और लैंगिक भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग जो है मेल और फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं, और उभयलिंगी भी हो सकते हैं। शरीर जो है वो खंडयुक्त होता है, जो आप इसको देख रहे हो बहुत सारे खंडों में शरीर विभाजित होता है। और उदाहरण आप लोग एनेलिडा के याद रखोगे। कैंचुए का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको किसान का मित्र कहते हैं, कि कैंचुआ किस फाइलम का भाग है, तो एनेलिडा फाइलम का भाग है। तो उदाहरण के लिए कैंचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब जो है वो किसी के पार्ट है, एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा जो फाइलम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसका नाम है ऑर्थोपोडा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जितने भी जंतु जगत के अंदर जीव पाए जाते हैं, जितने भी जंतु हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद है, उसमें 80% जीव जो है इसी फाइलम के हैं। तो सबसे बड़ा जगत कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा के पैर जो है वो खंडयुक्त होते हैं, जो आपने देखा होगा इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से ऑर्थोपोडा होता है दोस्तों। तो पैर खंडयुक्त होते हैं, और सामान्यतः इन्हें जो हम कीटे कहते हैं, यानी कि कीड़े कहते हैं, ये कीटों में आते हैं। शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है, यानी कि शरीर जो है वो सिर में, वक्ष में और उदर में अलग अलग प्रकार से विभाजित होता है। अग्रभाग पर संवेदी और स्पर्शक उपस्थित होते हैं। अग्रभाग यानी कि आगे के भाग पर जो ये संवेदी अंग उपस्थित होते हैं, जहाँ पर कॉकरोच में देखेंगे इस प्रकार से एंटीने लगे होंगे, तो ये अग्रभाग में उपस्थित होते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना होता है। इनका जो बाहरी पार्ट है वो किसका बना होता है, कवक की बाहरी भित्ति भी जो है काइटिन की बनी होती है। लेकिन इनका जो बाहरी पार्ट, इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स है, और एनिमल्स में आपको पता है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। लेकिन इनका जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र आपने देखते हैं, तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार से पढ़ते हैं। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे, यानी कि एक चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम हार्वे। उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार का होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। खुले का मतलब होता है कि वह जीव जिनके अंदर रक्त जो है किसी भी रक्त वाहिनी यानी कि रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, धमनी और सिरा जैसी संरचनाएं नहीं होती, इनके शरीर के अंदर ही रक्त रहता है, जिनको हम लोग कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और जिनके अंदर जो है जो ब्लड है, रक्त है, वो वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है, यानी कि धमनी और सिरा जैसी संरचनाओं के अंदर प्रवाहित होता है, उस परिसंचरण तंत्र को हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और बंद परिसंचरण तंत्र जो है विकसित जीवों के अंदर पाया जाता है। मनुष्यों के अंदर जैसे हम देखते हैं और सारे जानवरों के अंदर जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन ऑर्थोपोडा के अंदर इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उदाहरण याद रख सकते हो दोस्तों, झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच, या एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ये हो गया झींगा, मकड़ी, तितली,
मक्खी, केकड़ा, कॉकरोच, ये सारे उदाहरण जो है वो ऑर्थोपोडा के हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो फाइलम आता है उसका नाम है मोलस्का। मोलस्का जो है हमारे जीव जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? मोलस्का। इसकी लगभग कितनी स्पीसीज पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर? तो हमारी पृथ्वी पर 90,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज मोलस्का की पाई जाती है। इनका शरीर जो है मुलायम होता है और द्विपार्श्व सममित होता है। और बार बार दोस्तों इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि द्विपार्श्व सममित क्या होता है, तो आप ध्यान रखें इनको। शरीर जो है इनका भी सिर, उदर और पाद में विभाजित होता है। शरीर उनका जो है शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है ऑर्थोपोड्स का। और मोलस्का का शरीर जो है सिर, उदर और पाद में विभाजित होता है। बाएं भाग में जो है कैल्शियम खोल का बना होता है। इनका जो बाहरी पार्ट है ये आप देख रहे हो, ये कैल्शियम की खोल का बना होता है। बहुत ही कठोर कैल्शियम की खोल होती है। इनके अंदर भी जो है कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मोलस्का के उदाहरण आप लोग ध्यान रखेंगे, सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, काइटिन, ये सारे जो है काइटॉन, ये सारे मोलस्का के उदाहरण हैं। तो सीपिया है, घोंगा है, ऑक्टोपस है, ये सारे उदाहरण किसके हैं? मोलस्का फाइलम के हैं। अगला हमारा जो फाइलम है दोस्तों इसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेट्स क्या होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है और तारे के जैसा हो सकता है। ये देखो, ये इकाइनोडर्मेट्स ये गोल हो सकते हैं, ये तारे जैसे हो सकते हैं, या फिर इनकी संरचना जो है लंबी भी हो सकती है। बाह्य सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। इसके शरीर के बाहरी स्तर पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल भी हो सकता है और बाहर जो है और क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं, जो आप इस इमेज से देख सकते हो। शरीर जो है अखंडित, त्रिकोरक और देहगुहा युक्त होता है। यानी कि इनका शरीर जो है वो खंडों में विभाजित नहीं होता, त्रिकोरिक होता है। इनकी भ्रूण की तीनों जो है स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो है प्रगुही प्राणी होते हैं, यानी कि इनके शरीर के अंदर क्या होती है? देहगुहा पाई जाती है। उदाहरण देख लो तो समुद्री अर्चिन, स्टारफिश, ये जो है इकाइनोडर्मेट्स के उदाहरण है। तो समुद्री अर्चिन और स्टारफिश जो है किसके उदाहरण है? इकाइनोडर्मेटा के। दोस्तों एग्जाम्पल याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे फाइलम हम लोग पढ़ते हैं, तब हमारा एग्जाम्पल जो है इधर से उधर ओवरलेप हो जाता है, जो हम याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आप अपनी ट्रिक्स बना के या फिर इनको जो अलग से लिख के इनको याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है कि स्टारफिश इनमें से किस वर्ग से संबंधित है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टारफिश देखते हम जो है मत्स्य वर्ग कर देते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है। तो आप लोग इनको अच्छे से याद करें। स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेट है। जो अगला हमारा जो फाइलम है उसका नाम है कॉर्डेटा, जो सबसे हमारा अंतिम फाइलम है। कॉर्डेटा जो है कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममित होते हैं और ये शरीर जो है त्रिकोरिक होते हैं। इनकी जो भ्रूण की तीनों स्तर पाए जाते हैं और शरीर जो है देहगुहा वाले होते हैं। सीलोम उपस्थित होते हैं, यानी सीलोम यानी कि देहगुहा वाले होते हैं, तो इसलिए सीलोम यानी कि देहगुहा। अंग तंत्र स्तर का जो है संगठन होता है। तो मनुष्य भी जो है इसी कॉर्डेटा का ही भाग है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। मेरु रज्जु जो है उपस्थित होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है प्रेजेंट होती है। पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित होती है, मतलब किसी अवस्था में जो है पूंछ उपस्थित होती है और किसी अवस्था में उपस्थित नहीं होती। और कशेरुक दंड उपस्थित होता है, यानी कि कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। अब कॉर्डेटा को भी हमने दो भागों में बांट दिया, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेटा को दो भागों में बांट दिया, कौन कौन से? प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटो का मतलब होता है पुराना, यानी कि ऐसे जीव जो पुराने समय के हैं और उनके अंदर कॉर्डेटा यानी कि निमोटोइड नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु, तो उनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। और बाकी वालों को क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। ये कर्मी की तरह दिखने वाले जंतु होते हैं, वर्म्स की तरह होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और देहगुहा युक्त होते हैं। इनको अलग अलग याद करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, क्योंकि यह है तो कॉर्डेट। तो कॉर्डेट के हमने पढ़ लिए हैं कि द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, देहगुहा युक्त होते हैं, अंग तंत्र का संगठन पाया जाता है। ये सब जो है सबके प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में सेम ही पॉइंट है, बस इतना ही अंतर है जो है वो पृष्ठ रज्जु के आधार पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो है श्वसन द्वारा जो है, श्वसन कहाँ किसके द्वारा करते हैं? ये गिल्स के यानी कि गलफड़ों के द्वारा जो ये श्वसन करते हैं। नोटोकॉर्ड लार्वा की अवस्था में उपस्थित होते हैं। जब इतना ही डिफरेंस है दोस्तों प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है यानी कि पृष्ठ रज्जु होती है, वो लार्वा की अवस्था में तो उपस्थित होती है,
लेकिन बाद में जब वो जीवन की अवस्था में आते हैं, जब उनके अंदर पृष्ठरज्जु जो होती है, नोटोकॉर्ड होती है, वो उपस्थित नहीं होती। इसीलिए जो है इनको वर्टिब्रेट से हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। उदाहरण याद रखेंगे दोस्तों प्रोटोकॉर्डेटा के, बेलेनोग्लेसिस और हार्डमेनिया। बेलेनोग्लेसिस और हार्डमेनिया जो है वो प्रोटोकॉर्डेट के उदाहरण हैं। और अगला हमारा जो फाइनल फाइलम है, जो कॉर्डेटा का ही सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है वर्टिब्रेट। तो हमने जो है पढ़ ही लिया। ये तो कॉर्डेटा के अंदर द्विपार्श्व समित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, देगुआ होती है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, जिनको हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। बस इनको यही डिफरेंस है कि नोटोकॉर्ड जो है वो मेरु रज्जु में परिवर्तित हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर परिवर्तित हो जाती है। कौन? नोटोकॉर्ड। वर्टिब्रेटा को और 5 वर्गों में बांटा गया है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वर्टिब्रेटा को 5 महत्वपूर्ण वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से भी वर्ग है? वे मत्स्य वर्ग है, वे एम्फीबिया वर्ग है, वे सरीसृप है, वे पक्षी है और स्तनधारी। यानी कि जो है पीसीज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एवीज है और मैमल्स है। अब पहला वर्ग पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग का मतलब होता है मछलियां। तो ये जलीय जीव होती है मछलियां, तो इनके अंदर श्वसन के लिए गिल्स उपस्थित होते हैं। गिल यानी कि गलफड़े, जिसके जो है जिन गिल्स की मदद से ये क्या कार्य करते हैं? श्वसन करते हैं। त्वचा जो है सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। सारे के सारे दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सारे जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका शरीर जो है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। तो हम कॉर्डेट के अंदर वर्टिब्रेटा को पढ़ रहे हैं, तो इनको आपको अलग अलग अंग तंत्र का स्तर होता है, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, बंद जो है रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनको आप लोगों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो है देगुआ पाई जाती है, सब में जो कॉमन पॉइंट है। धारा रेखीय शरीर होता है जो तैरने में मदद करता है। ये मत्स्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। मत्स्यों का शरीर जो इस प्रकार होता है, यानी कि धारा के प्रवाह की तरह होती है, ताकि जो है इनको तैरने में मदद मिल सके। इनका हृदय 2 कक्षों में विभाजित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अपने हृदय के जो है अलग अलग चैम्बर होते हैं। हमारे मनुष्य का जो शरीर है, आपने बहुत बार देखा होगा, 5वीं 6ठी क्लास में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा शरीर जो है, मनुष्य के शरीर का जो हृदय है वो 4 कोष्ठी होता है, यानी कि 4 उसके अंदर चैम्बर होते हैं। 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। उसी प्रकार सभी जंतुओं के अंदर जो है अपने अपने हृदय होते हैं और उनके हृदयों का कोष्ठ होते हैं, यानी कि चैम्बर होते हैं। तो इस मत्स्य वर्ग के जो जितने भी जानवर हैं, यानी कि जितनी भी मछलियां हैं, उनका हृदय जो है कितने कक्ष का होता है? 2 कक्ष होता है, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं। इनके अंदर कुछ के अंदर जो कंकाल होता है वो उपास्थि का बना होता है, और कुछ मछलियों का जो कंकाल है वो हड्डी का बना होता है। हड्डी और उपास्थि दोनों संयोजी ऊतक है, जिनको हमने ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ा है। उपास्थि जो है वो थोड़ी कमजोर होती है, यानी कि मुलायम सी होती है, और हड्डियां जो है बहुत कठोर होती है। उपास्थि काल जो है मछली कौन कौन सी है जिसके अंदर जो है उपास्थि का कंकाल पाया जाता है? तो वह शार्क मछली, यानी कि कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। और कंकाल जो है अस्थि कंकाल वाली मछलियां कौन कौन सी, जिनके अंदर कंकाल जो अस्थि का बना होता है? तो उनके अंदर आप याद रखोगे रोहू और ट्यूना। और बाकी इसके उदाहरण आप लोग याद रख ही सकते हो। शार्क एक मछली है, रोहू मछली है, टॉर्पीडो है, ये सारे के सारे मत्स्य वर्ग के संबंधित है। दोस्तों 2 ऐसे एग्जाम्पल है जो हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तीसरा भी करते हैं, हमें बहुत से एग्जाम कंफ्यूज करते हैं। जैसे हमें ये एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, स्टारफिश जो इकाइनोडर्मेटा है। एक हमें और एग्जाम्पल जो हमें कंफ्यूज करता है, तो दोस्तों मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये रहा जेलीफिश। अब जेलीफिश देख के हम जो दोस्तों फिश यानी कि मत्स्य वर्ग कर देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जेलीफिश जो है वो सिलेंट्रेटा का पार्ट है, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ा सा आप नाम से कंफ्यूज ना होए। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो डॉल्फिन आप मछली देखते हो, या फिर व्हेल मछली हम लोग कहते हैं, जो ये मछलियां नहीं होती, ये वास्तव में स्तनधारी होते हैं, यानी मैमल्स होते हैं। एम्फीबिया पढ़ते हैं। एम्फीबिया को जो है जल स्थल सर भी कहते हैं, क्योंकि जल के अंदर भी रह पाते हैं और स्थल के ऊपर भी रह पाते हैं। भूमि व जल दोनों में पाए जाते हैं। जनन के लिए इनको जो है जल आवश्यक होता है। इनका जब रिप्रोडक्शन होता है वो उसके लिए जरूरी क्या होता है? पानी आवश्यक होता है। त्वचा के ऊपर इनके जो ऊपर है श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि त्वचा इनकी चिकनी होती है, क्योंकि त्वचा के ऊपर क्या पाई जाती है? श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। शीत रुधिर वाले होते हैं। ये पॉइंट दोस्तों एक नया आया है, शीत रुधिर। इसको आप लोगों को मैं बता देता हूँ पॉइंट। जो नए पॉइंट आते हैं दोस्तों उसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। शीत रुधिर क्या होता है और दूसरा होता है गर्म रुधिर क्या होता है। बार बार अलग अलग से समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक ही बार में आप लोग इसको समझ लें। शीत रुधिर यानी कि इनको समतापी भी कहते हैं,
और गर्म रुधिर यानी कि इनको विषम तापी भी कहते हैं। ऐसे जीव जिनका पर्यावरण वातावरण से कैसा भी हो, वातावरण से गर्मी हो या फिर ठंड हो या किसी प्रकार के वातावरण हो, उनका अंदर जो है शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है। सॉरी दोस्तों, ये उल्टा लिख लिया मैंने। गर्म रुधिर वालों को समतापी कहते हैं, शीत रुधिर वालों को विषमतापी कहते हैं। तो जिनका तापमान हमेशा समान रहता है, जैसे अपन मनुष्य है, मनुष्यों का जो शरीर में जो है चाहे गर्मी हो या ठंड हो, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो हम जो है समतापी जानवर हैं, और समतापी यानी कि गर्म रुधिर वाले, यानी कि जिनके शरीर के तापमान के ऊपर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम गर्म रुधिर वाले या समतापी जीव कहते हैं। और जिनके शरीर के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है शरीर के उनको हम लोग शीत रुधिर वाले और विषमतापी जानवर कहते हैं। यानी कि जब ठंड पड़ेगी तो उनके शरीर का तापमान कम हो जाएगा और उनके ब्लड का भी तापमान कम हो जाएगा, और जब गर्मी बढ़ेगी तो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और उनके ब्लड का तापमान भी बढ़ जाएगा। उदाहरण आप लोग याद रख सकते हैं कि शीत रुधिर वाले में आप किस किस को याद रखेंगे, तो शीत रुधिर वाले में याद रखेंगे दोस्तों मत्स्य वर्ग को, एम्फीबिया वर्ग को और सरीसृप को। तो ये जो शुरू के 3 है, जैसे मत्स्य वर्ग है, ये एम्फीबिया वर्ग है और ये सरीसृप वर्ग है, इन तीनों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, शीत रुधिर में पढ़ते हैं। और गर्म रुधिर वाले में हम पक्षियों को और मनुष्यों यानी कि स्तनधारियों को, इन दोनों को हम लोग जो है गर्म रुधिर वालों में पढ़ते हैं। एम्फीबियंस का जो हृदय है वो 3 कोष्ठी होता है, 3 चैम्बर वाला होता है। श्वसन जो है वो गिल के द्वारा भी करते हैं, और स्थल पर रहते हैं तो वो फेफड़ों के द्वारा भी करते हैं, तो दोनों के द्वारा श्वसन करते हैं। और उदाहरण आप लोग याद कर सकते हो कि टॉड, मेंढक, सिलामेंडर, ये सारे जो है एम्फीबिया के उदाहरण हैं। अगला हमारा जो वर्ग है उसका नाम है सरीसृप। सरीसृप से आप सर्प से नाम समझते हो, सांप, सांपों वाली प्रजाति। ये अधिकांश जो है स्थल सर होते हैं, यानी कि थल के ऊपर घूमते हैं, और कुछ जो एक सांप होते हैं जो आपने देखा होगा पानी में भी तैर पाते हैं। शरीर के ऊपर जो है सल्क पाए जाते हैं। श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा करते हैं। शीत रुधिर होते हैं, यानी कि अभी मैंने बताया था कि मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग और सरीसृप वर्ग तीनों ही जो है वो शीत रुधिर या फिर असमतापी, विषमतापी होते हैं। हृदय जो है इनका भी त्रिकक्षीय होता है, यानी कि 3 चैम्बर वाला होता है। लेकिन मगरमच्छ जो है इसका उदाहरण जो है अलग होता है। तो जो मगरमच्छ जो है वो भी सरीसृप होता है, लेकिन इसका जो हृदय होता है वो 3 कोष का ना होकर कितने कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। ये जो अंडे देते हैं वो कवचयुक्त अंडे देते हैं, और इसके उदाहरण आप लोग याद रखेंगे सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ आदि। अगला जो हमारा वर्ग है वो है एवीज। एवीज यानी कि पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में इनकी जो अस्थियां होती है वो खोखली होती है। हृदय इनका 4 कक्षीय होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है, यानी कि सिर भी होता है, धड़ भी होता है, गर्दन भी होते हैं और पूंछ भी होता है, इनमें अलग अलग विभाजित होता है। अग्रपाद जो होते हैं, आगे के जो पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं। और उदाहरण आपको पता ही है, कौवा, कबूतर, मोर, चिड़िया, गौरैया, ये सारे जो है वो पक्षी वर्ग के उदाहरण हैं। और सबसे अंतिम जो हमारा वर्ग है कॉर्डेटा का, वर्टिब्रेट्स का, वो है स्तनधारी, या स्तनधारी को हम लोग स्तनपाई भी कहते हैं। त्वचा, बाल, खेद और तेल ग्रंथियां युक्त होती है, यानी कि त्वचा के ऊपर बाल भी होते हैं और क्या होते हैं, तेल ग्रंथियां भी होती है, यानी कि श्वेत ग्लैंड भी होती है। गर्म रुधिर वाले होते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों गर्म रुधिर वाले पक्षी और स्तनधारी दोनों गर्म रुधिर वाले होते हैं, यानी कि समतापी होते हैं। यानी कि वातावरण में किसी भी प्रकार का तापमान हो, कम या ज़्यादा हो, लेकिन हमारे शरीर का तापमान हमेशा समान रहेगा, ब्लड का तापमान हमेशा समान रहेगा। इनके अंदर जो है स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियों को दुग्ध ग्रंथियां भी कहते हैं, इस कारण इनको स्तनधारी भी कहते हैं हम लोग। कान जो है बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं, इनके लिए जो है बाह्यकर्ण उपस्थित होते हैं। श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ये शिशुओं को जन्म देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों एक और हमारा जो स्तनधारियों के लिए यहाँ से बनता है कि स्तनधारी जो है शिशुओं को जन्म देता है, ये तो सबको पता है, लेकिन 2 स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। कौन कौन से? इकिडना और प्लेटिपस। इकिडना और प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। इनकी निषेचन क्रिया जो है आंतरिक होती है, यानी कि निषेचन क्रिया आपको पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलना होता है उसको हम लोग निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, तो निषेचन क्रिया जो है आंतरिक होती है। और इनका हृदय जो वो 4 चैम्बर वाला होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं स्तनधारी के अंदर जो है
मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लोग मनुष्य याद रखते हैं, तो आपको पता है मनुष्य का हड्डी जो है 4 कक्षीय होता है, तो स्तनधारियों का हड्डी जो कितना होता है 4 चैम्बर वाला होता है। और उदाहरण आपको पता है मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता, बंदर, ये सारे जो है चूहे, सारे उदाहरण जो है वो स्तनधारियों के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है हमारे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे जो है एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम हैं उनको मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।